बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में आदाब। नाजरीन, पिछले हफ्ते हमारा ये प्रोग्राम इसलिए नहीं हो सका क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे और इलेक्शन का एक मुसलसल वो नताज आ रहे थे, तो उसकी वजह से हमें वक्त नहीं मिल सका, हमारे प्रोग्राम को वक्त नहीं मिल सका। तो उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं और इस हवाले से मुझे बहुत सारी टेलीफोन कॉलें भी आई, मैसेजेस भी आए। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप कम अज़ कम हमारे इस प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं और सुनने के लिए ख्वाहिश रखते हैं और अपनी तजावीज़ के साथ आप हमारे साथ उस कश्मीर के हवाले से, कश्मीर की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके हवाले से आप मुतफक्कर भी हैं और उसके हवाले से हमें अपडेट भी रखते हैं और ये भी चाहते हैं कि आपके ख्यालात को अवाम तक और कश्मीरियों तक पहुँचाने की कोशिश की जाए। ये प्रोग्राम हमारा दरअसल आप कश्मीरियों के लिए और कश्मीर का जो काज है उसके लिए और कश्मीर की आज़ादी के हवाले से इसको हम ऑन एयर कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के जो पसे पर्दा या पेशे पर्दा कोई माली मफाद नहीं है और न ही हम ये चाहते हैं कि हमारे इस नाम से, चूँकि कश्मीरियों के नाम से माली मफाद के हवाले से 73 साल की जो हिस्ट्री है वो कोई अच्छी नहीं है, चूँकि इस नाम पर, आज़ादी के नाम पर, तहरीक कश्मीर के नाम पर बहुत सारे लोगों ने अपने पेट भरे हैं और अपने बैंकों की तिजोरियाँ भरी हैं और अपने इक़्तिदार तक पहुँचे हैं और इक़्तिदार को अपना उस कुर्सी को उस अपना मकासद रखकर, अपने मकासद में शामिल करके तो उन्होंने दौलत भी बनाई और अपना उस सियासी तौर पर एक नाम भी कमाया। लेकिन कश्मीर के हवाले से और कश्मीर के आज़ादी के हवाले से 1 इंच भी वो आगे नहीं बढ़ सके और ना कश्मीरियों को इसका कोई फ़ायदा दे सके या पहुँचाने की कोशिश की। नाजरीन, हमारे इसी कश्मीर के हवाले से और इसी कश्मीर की आज़ादी के हवाले से पूरी दुनिया में देखें तो बहुत सारे फ्रीलांसर भी मिलते हैं, बहुत सारी तहरीकें भी मिलती हैं, बहुत सारे NGOs के हवाले से भी लोग आगे बढ़ते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं और ना जाने वो पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है। लेकिन इस वक्त जो पिछले उस 1 साल या 1.25 साल अब होने वाला है और कश्मीरियों की जो हालत है इस वक्त उससे इस कैदोबंद के हवाले से जो उनकी सूरत हाल चली आ रही है, तो होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त पूरी दुनिया से फंड्स इकट्ठे करके हम उनके इलाज मालजा के लिए WHO के ज़रिए या यूनाइटेड नेशन के ज़रिए हम ये फंड्स पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक पाई भी कश्मीरियों को और कश्मीरियों की इस मिजरी के हवाले से, उनके इलाज मालजे के हवाले से, उनके कारोबार तबाह हो गए, इस हवाले से हम मुसलमानों में से बिलखसूस और पूरी दुनिया ने या किसी भी इंसान ने कोई कोशिश नहीं की कि हम उन तक पहुंच सकें और उनकी हौसला अफजाई कर सकें, उनकी माली मदद कर सकें या उनके इलाज मालजे के हवाले से कुछ कर सकें। ये एक अफसोसनाक पहलू है और इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से मैंने जो पहले अर्ज़ की कि इसके पेशे पर्दा या पसे पर्दा कोई माली मफाद नहीं है और हम ये चाहते हैं नाजरीन कि आप इस प्रोग्राम की हौसला अफजाई सिर्फ इस हाल में करें कि हमें अपनी तजावीज़ से, अपनी आरा से हमें ज़रूर मुस्तफ़ीद करें ताकि हम इस प्रोग्राम को कश्मीरियों की और कश्मीर की आज़ादी के लिए बेहतर पैराए में इसको आगे ले जा सकें, बढ़ा सकें। नाजरीन, पिछले दिनों कश्मीर यानी नीलम वैली में जो इंडिया ने जो सितम ढाया, जो फायरिंग की और निहाते हमारे जो नीलम वैली के जो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, आप ज़रा देख सकते हैं कि उन पर जो फायर किए गए, उनकी अमलाक को तबाह किया गया, उनकी दुकानों को, उनके घरों को, हमारे स्कूलों को, स्कूल की बच्चियों और बच्चों को जिस तरह से ज़ख्मी किया गया। मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आप भी देखें और सुने कि यहाँ किस तरह से जुल्म ढाया जा रहा है और हमारी अफवाज ने या हमारे सिविल सोसाइटी ने, अफवाज तो भरपूर जवाब देते रहे लेकिन सिविल सोसाइटी ने या हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इस हवाले से क्या किया, वो जवाब फिर आप लोग वहाँ रहते हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उनका इसमें क्या किरदार रहा है। ज़रा सुनिए, इस वीडियो को देखिए और फिर एनालाइज कीजिए और उसके बाद फिर हम इस पर मज़ीद तबसरा करेंगे। ज़रा ये वीडियो आप देख लें पहले। रहीम, आज 13 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम शारदा जा रहे थे, रास्ते में शेख बेला में फायर शुरू हुआ। इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं ये गाँव है तेजियाँ और यहाँ कई मकानों को आग लग चुकी है जी। और ये देखें यहाँ मकामी लोग रो रहे हैं और बहुत बुरी हालत है। आप देख रहे हैं इस वक्त कई मकानों को आग लग चुकी है और ये सब सिविल आबादी है और इंडिया इन मजलूम मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। ये देखें जी, ये लोग यहाँ रो रहे हैं
और इन बेचारों के मकानात जल चुके हैं। कोई इंसान भी शहीद हुआ है जी? अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। ये देखें मकामी लोग रो रहे हैं, बुजुर्ग रो रहे हैं और इतनी बुरी हालत है यहाँ। देखें कई मकानों को आग लग चुकी है। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर अपने लोगों को बचा रहे हैं, अपने असबाब को बचा रहे हैं। बहुत शदीद आग है। आगे आप देखेंगे, इसी वीडियो में आप देखेंगे कि जहां स्कूल की बच्चियां जो हैं, स्कूल के ऊपर जब उन्होंने ये शेलिंग की तो ये हमारे जो बच्चे किस तरह सहमे हुए हैं, किस तरह से उन्होंने अपने डेस्क छोड़कर तो ज़मीन पर लेटकर अपनी जान बचाई। ज़रा मैं ये चाहूँगा अपना प्रोड्यूसर साहब कि अगर आप वो स्कूल की वीडियो दिखा सके जहां हमारे बच्चियों के साथ वहाँ फायरिंग हो रही है और वो किस तरह छुप कर अपनी जान बचा रही है। एकदम की ये फायरिंग, और इस फायरिंग से आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये सारे के सारे फायरिंग। और मैं आपको दिखाता चलूँ, ये मासूम बच्चे, ये स्कूल के बच्चे हैं और आप देख सकते हैं ये बर्बरियत है, ये जारियत है, ये बुज़दिलाना पाना है इंडिया का, हिंदुस्तान का। ये गवर्नमेंट कहता है स्कूल की बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ। आप इन बच्चियों की कंडीशन देखें, बच्चियों की हालत देख सकते हैं। ये है इंसानी इक़्तिदार की कदरें, ये है ह्यूमन राइट्स की तंजीमें। स्कूल और कॉलेज के बच्चे, गर्ल्स हाई स्कूल की ये बच्चे हैं, मासूम छोटी छोटी बच्चियाँ जो जिंदगी और मौत की कश्मकश। गर्ल्स हाई स्कूल शारदा, और मैं आपको दिखा दूँ ये लाइव कवरेज चौधरी अख्तर अयूब के साथ। GSP ने भी अंदर जाओ बेटा, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, नीचे बैठो, नीचे बैठ जाओ मेरा बेटा। ये देखें छोटे छोटे, ओए छोटे छोटे मासूम बच्चे, आप नीचे बैठ जाए। ये देखें मासूम छोटे छोटे बच्चे, बौखलाए हुए बच्चे, और ये बच्चे हैं सारे के सारे। आपने ये देखा कि ये किस तरह से इंडियन सिविल आबादियों पर और स्कूल के बच्चों पर जो अपनी फायरिंग कर रहे हैं और इन हमारी प्राइवेट अमलाक को, दुकानों को, घरों को जिस तरह तबाह कर रहे हैं, लेकिन आलमी ज़मीर इस पर खामोश है। यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन के जो ऑब्ज़र्वर जो वहाँ उनके जो कंटिजेंट हैं वो आज़ाद कश्मीर में जो डिप्लॉय हैं वो खामोश हैं और उन्होंने इस इलाके में कोई दौरा नहीं किया। इस बिलखुसूस इस फायरिंग के दौर में, ये जो पिछला हफ्ता हमारा गुजरा है, इसमें कोई यूनाइटेड नेशन की प्रेजेंस नहीं रही है और ना किसी ने वहाँ जाकर इस सूरत हाल का जायज़ा लिया और यूनाइटेड नेशन या हेडक्वार्टर तक ये रिपोर्ट पहुँचाई। और इसी तरह से दीगर जो सिविल सोसाइटीज़ हैं या हमारे जो दीगर मुल्कों के डिप्लोमेट्स जो हैं, उनके जो आर्मी, जो उनकी मिलिट्री के लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ, वो भी उन्होंने भी जाकर तो इस सूरत हाल का जायज़ा लेकर अपने अपने मुल्कों को इस बारे में नहीं बताया। और मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से वजारत खारजा की ये सुस्ती है कि उन्होंने इन डिप्लोमेट से न रब्ता किया, ना इनको दावत दी और ना इनको ले जाकर वो जो अमलाक हैं या जिस तरह से ये सूरत हाल है, जिस तरह से ये फायरिंग हो रही है और जिस तरह से इंडियन आर्मी ने ये तबाही मचाई है, इनको दुनिया की अक़वाम को, आलमीन को इससे आगाही करते हैं। और उनके चूँकि प्रेजेंस यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है और इनको अगर वहाँ मौके पर ले जाते और दिखाते तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के हवाले से दुनिया को, उसकी बर्बरियत के हवाले से दुनिया को खबर मिलती कि इंडिया कितना ब्रूटल और कितना, यानी आज के इस दौर में एक तरफ तो वो दुनिया की छठी बड़ी सुपर पावर बनकर तो यूनाइटेड नेशन का वो परमानेंट मेंबरशिप हासिल करना चाहता है और ऑन अदर हैंड उसकी जो इस वक्त ये सूरत हाल है जुल्म और बर्बरियत की, वो दुनिया देख लेती कि ये अगर छठवां मेंबर बनेगा तो क्या करेगा। नाज़रीन, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और ब्रेक से हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर हम इसी हवाले से मज़ीद आपको आगाही देंगे कि इस वक्त इंडिया हमारी जो कंट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ क्या कर रहा है। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक। नाज़रीन, ये हमारे साथ इस वक्त सीनियर तजियाकार हैं सरदार इम्तियाज़ अहमद ख़ान साहब। इनका ताल्लुक़ भी कश्मीर से है और ये कश्मीर के हवाले से लिखते भी हैं और यहाँ सिविल सोसाइटी के ये बहुत बड़े एक रूए रवा हैं और मतहर्रक कारकुन हैं कश्मीर के हवाले से। कश्मीरी अवाम और कश्मीरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उस हवाले से इनका तजिया बड़ा अहम होता है, मुफस्सल होता है और बड़ा उसमें मालूमात होती हैं। तो हमारे साथ लाइन पे हैं सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सरदार साहब, ये जो पिछले दिनों हमारे कंट्रोल लाइन यानी नीलम वैली पे जो फायरिंग मुसलसल हुई उस हवाले से और कश्मीर की इस बदलती हुई सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर के जो आने वाले इलेक्शन है उस हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान में
जो हाल ही में इलेक्शन हुए, उस हवाले से अगर आप मुख्तसर तरीन अपनी इनपुट्स, अपना तजिया दे सकें ताकि हम अवाम, हमारे जो नाजरीन हैं वो सुन सकें कि आने वाले दिन कश्मीर की आज़ादी के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से क्या पैगाम आपकी तरफ से, आपका क्या तजिया है? साहब बहुत शुक्रिया, आपने लाइन पे लिया मुझे। आज़ाद कश्मीर में कंट्रोल लाइन पर जो भारतीय फायरिंग है वो भारतीय बौखलाहट और जो शिकस्त खुर्दा जहनीत है मोदी की, ये उसका एक शाखसाना है जो आए रोज़ वो भारत के जो अंदरूनी हालात हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए कंट्रोल लाइन पर इस तरह के की हरकतें करता है। और कंट्रोल लाइन पे जो हमारी सिविलियन आबादी है उसको अपनी दरिंदगी का निशाना बनाता है भारत। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। बाकी आज़ाद कश्मीर की जो ओवरऑल पॉलिटिक्स हैं वो आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं शाह साहब, और आने वाले दिनों में बहुत सारी चेंजेस हम देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर का जो इंतज़ामी ढांचा है उसके हवाले से भी बहुत सारी तब्दीलियाँ होंगी। जो आज़ाद कश्मीर की हमारी जो लीडरशिप है अक्रॉस द बोर्ड, तमाम पार्टियां जो आज इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं, मेरा अपना इस हवाले से एक तजरिया ये भी है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतज़ामी हमारा ढांचा है उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें आने वाले वक्तों में वो तब्दील होती नज़र आ रही हैं। और मेरी ज़ाती राय ये है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो हैं वो एक 50-50 की पोजीशन पे आए हुए हैं। मुमकिन है कि जो पार्लियामेंट, पाकिस्तान की कौमी असम्बली पार्लियामेंट गिलगित बल्तिस्तान के को सूबाई स्टेटस देने के हवाले से जो तरामीम ला रही है, कश्मीर की जो हैसियत है उसको जिस तरह तब्दील किया जा रहा है, मुमकिन है आज़ाद कश्मीर के अंदर एक इलेक्शन के हवाले से एक आईनी बहरान पैदा हो जाए और वहाँ इलेक्शन क्वेश्चन मार्क भी हो सकते हैं। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है कि चलो लेट अस से कि अगर हम ये समझते हैं कि अगर ये मौजूदा जो पैटर्न है इसी को आज़ाद कश्मीर में कंटिन्यूएशन, इसी को कंटिन्यू रखते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ वहाँ कोई सीटें ले सकेगी? इस वक्त तो हमें तहरीक इंसाफ वहाँ किसी भी हल्के में मजबूत नज़र नहीं आ रही, बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। एक एक हल्के में 20-20 कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं। कैंडिडेट ज़्यादा हैं लेकिन वोटर्स के हवाले से मैं ज़रा सा कंफ्यूज हूँ। आप इस पर कोई अपना तजिया पेश कर सकते हैं? सही, आज़ाद कश्मीर में अगर इलेक्शन होते हैं, जो बज़ाहिर जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जो तैयारियां हो रही हैं, तो इलेक्शन में पीटीआई का रास्ता रोकना नामुमकिन है शाह साहब। आज़ाद कश्मीर की जो सियासत में पिछले 5 साल की जो तर्ज हुक्मरानी रही है राजा फारूक हैदर साहब की, वो डिलीवर नहीं कर सके। और उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमारी पिछली हुकूमत है उसका जो तर्ज सियासत रहा है, तर्ज हुक्मरानी रहा है, उससे आज़ाद कश्मीर के जो अवाम हैं वो नाला हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई वाज़ेह अक्सरियत के साथ वहाँ हुकूमत बनाएगी। और अभी जो पीटीआई की जो वहाँ पे मकामी तंजीम है और उसमें उसके अंदर उसको लेकर बहुत सारे सवालात भी हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप सरदार साहब बहुत मेहरबानी, आप हमारे साथ रहे। हमारे पास चूंकि वक्त कम है, हम इंशाल्लाह आइंदा फिर आपको दावत देंगे स्टूडियो में आने की। तो नाज़रीन, ये थे सरदार इम्तियाज़ साहब, बड़े जानदार किस्म के तजिए ये लिखते हैं और मशहूर और मारूफ शख्सियत है, और हल्का 5 के शायद आने वाले कैंडिडेटों में से एक कैंडिडेट ये भी हूँ आज़ाद कश्मीर में वहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले। तो नाज़रीन, ये थे सरदार इम्तियाज़ अहमद खान साहब। इसी के साथ नाज़रीन मैं ये चाहूँगा कि आपको बाग में अलखिदमत फाउंडेशन के हवाले से, अलखिदमत फाउंडेशन एक जमात इस्लामी का ज़ैली इदारा है, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर कोई खिदमत के हवाले से और बेलोस खिदमत के हवाले से लोगों की अगर खिदमत की जा रही है तो ये अलखिदमत फाउंडेशन का नाम आता है, सरफहरिस्त आता है कि लोग बेलोस, चूँकि इनको इक़्तिदार तो कहीं नहीं मिला, लेकिन इक़्तिदार से हटकर जो कोई पॉलिटिक्स कर रहा है या जो खिदमत कर रहा है वो जमात इस्लामी वाले हैं। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। और इन्हीं के साथ आज़ाद कश्मीर में चूँकि जो नाबीना लोग थे उनके जो आंखों, ये जो आइज़ हॉस्पिटल में और वहाँ डॉक्टर्स को ले गए, और बाग में उन्होंने पिछले दिनों बहुत सारे लोगों के ऑपरेशन किए, लोगों को अल्लाह ताला ने नज़र, दोबारा उनकी नज़र बहाल हुई। तो इस हवाले से मैं ये देख लीजिए कि ये वहाँ की जो जमात इस्लामी है या अलखिदमत फाउंडेशन के जो वो लोग हैं जो फैसलाबाद से, लाहौर से और दूर दूर से वो डॉक्टर तशरीफ़ लाए थे, और उन्होंने बाग में 1 हफ्ता या 10 दिन मेरा ख्याल है उन्होंने क़याम फरमाया और उस वहाँ लोगों के ऑपरेशन किए,
मैं जमात इस्लामी की इस जो ज़ैली तंजीम अल खिदमत फाउंडेशन है, इनको सलाम भी पेश करता हूँ और ये चाहता हूँ कि हमारे लोग ऐसे लोगों को साथ लेकर चले, इन ऐसे लोगों के दस्तों बाजू बनने की कोशिश करें जो वाकई फिज़िकली इस वक्त हमारे माशरे में एक खिदमत कर रहे हैं, खिदमत की वो जो तमाम चीज़ें हैं वो सामने आवाम के सामने ला रहे हैं। और इसी तरह इनकी जो रीड फाउंडेशन है ये भी इनका एक ज़ैली इदारा है और आज़ाद कश्मीर में इस वक्त पहली पोजीशन है बोर्ड में। अगर कोई कई सालों से जो लोग ले रहे हैं वो रीड फाउंडेशन की जो स्कूल है, इनका जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ से ये हमारे फर्स्ट डिवीजन बच्चे आ रहे हैं। और मैंने तो कई मरतबा हुकूमत आज़ाद कश्मीर को ये तजवीज़ भी दी अपने इसी प्रोग्राम की तासत से कि रीड इस एजुकेशन सिस्टम को पार्टनर बनाया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से। इनको कई स्कूल जिसमें 10 उस्ताद हैं और 2 तालिब इल्म बैठे हुए हैं और वो 10 उस्ताद तनख्वाहें ले रहे हैं, उन तमाम बिल्डिंगों को, ऐसे तमाम इदारों को रीड फाउंडेशन के हवाले किया जाए ताकि ये लोग वहाँ बच्चों को सही तालीम दे सकें। और वालिदैन पर जो प्राइवेट स्कूलों का एक वज़न बना हुआ है ह्यूज, बहुत ज़्यादा फीसें देकर वो जो अपने बच्चों की तालीम को आगे जारी रखे हुए हैं, वो ये बिल्डिंगें जो वीरान बिल्डिंगें पड़ी हुई है हुकूमत आज़ाद कश्मीर की, ये इनको काम में लाया जा सके। और ऐसी जो 2-4 NGOs हमारे यहाँ हैं वो ये उनको एक्टिवेट किया जाए, उनके हवाले किया जाए ताकि ये असासी जो है ये ज़ाया भी ना हो और इससे को हमारी जो अवाम है उनके बच्चे जो हैं वो मुस्तफ़ीद भी हो। मैं अल खिदमत फाउंडेशन वालों को इस हवाले से सलाम भी पेश करता हूँ इस प्रोग्राम के हवाले से और ये अपील भी करूँगा कि अल खिदमत फाउंडेशन के साथ जितना भी तावन हो सके वो लोकली और इंटरनेशनली ये इनके साथ तावन किया जाए ताकि ये लोगों की खिदमत है वाकई हमें जो विजिबल जो नज़र आ रही है वो इसमें कंटिन्यूशन जारी रहे। नाज़रीन, इसी के साथ हम जी इसी के साथ नाज़रीन हम ये जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो अगर बारिशें न होती तो पानी का एक सबसे बड़ा बहरान था। साफ पानी पीने के लिए लोगों को नहीं मिल रहा। मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये मुतालबा करूँ, मुतालबा हम कर करके थक चुके हैं, मुतालबा लफ्ज़ मुतालबा भी इतना शर्मिंदा हो रहा होगा, वो बदनाम हो चुका है कि अब हम उसको क्या नाम दें। लेकिन बहरहाल वो तमाम जो लोग जो इस वक्त अपनी मदद आपके तक पानी की स्कीमों को अपने ज़ाती चंदे इकट्ठे करके वो पानी दूर दूर से ला रहे हैं, ये सड़कें वो उनको सड़कें जो बना रहे हैं, वो लोग अगर आइंदा आने वाले दिनों में इसी उसूल के तहत देखें कि चूँकि हमने अपने असेंबली मेंबरान को वोट देकर तो असेंबलियों में भेजा और उस असेंबली से वो इक़्तिदार तक गए, वो वज़ीर बने, लेकिन उन्होंने अवाम की वो जो खिदमत थी, जो मैंडेट था, जो जिस मकसद के लिए अवाम ने उनको वोट दिया था, वो मकसद 0.1% भी वो पूरा नहीं किया और लोग अपनी जेबों से प्राइवेट सतह पर अपनी सड़कें बना रहे हैं, अपने पानी ला रहे हैं। उस हवाले से लोग फिर बैठकर आइंदा सोचे कि हमने किन लोगों को असेंबली में भेजना है ताकि वो हमारे काम कर सकें। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर हम इसी को आगे लेके चलेंगे। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हाल ही में आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एक इश्तिहार बराए आगाही वारसान लवाकिन शोहदाए सीज़ फायर लाइन, ये इश्तिहार नाज़रीन 2 दिन पहले चौधरी गुफ्तार हुसैन सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की दस्तखतों से जारी हुआ और इसमें जो तफसीलात हैं वो ये हैं और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अपनी अहम तरीन जिम्मेदारियों में से ये जो एक जिम्मेदारी पूरी की है और इसके लिए जो एलोकेशन की है और ये जो इश्तिहार लोगों को दिया है। नाज़रीन, मैं ये चाहता हूँ कि इस इश्तिहार कई लोग उन्होंने पढ़ लिया होगा और कहीं उन्हें न पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा, तो मैं ये चाहूँगा कि वो ये इस इश्तिहार के हवाले से और गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से फ़ौरन रब्ता करें। और उसमें ये क्या है, ये इश्तिहार बराए आगाही वारसान लवाकिन शोहदाए सीज़फायर यानी इंडियन फायरिंग से जो लोग शहीद हो चुके हैं, ज़ख्मी हो चुके हैं, वो फ़ौरन रब्ता करें। और उनमें कौन कौन से लोग हैं? इनमें लोग हैं
ये शोधाए सीज वायर लाइन को इतला के लिए मुश्तिर किया जाता है कि मोरखा 1/7/2016 के बाद भारतीय गोलाबारी से शहीद होने वाले अफराद के जेर कफालत वारसान और जेर कफालत लवाकिन को हुकूमत की तरफ से माहाना 3,000 रुपये फी कस गुजारा अलाउंस की अदायगी का आगाज़ किया जा रहा है, जिसके अहल बज़ाइल अफराद होंगे। कौन से लोग हैं जी? नंबर 1, शहीद की बेवा ता अक़दसानी या ता वफात, शहीद की नाबालग और गैर शादीशुदा बेटियां और बहनें, शहीद की मुतल्लका बेटियां या बहनें ता अक़दसानी, शहीद की ऐसी बेटियां या बहनें जो खानगी तनाज़ा के बाहस अपने घरों से निकाले जाने की वजह से शहीद की के ज़ेर कफालत थी, तस्विया तनाज़ा अहल होंगी। शहीद के बेटे या भाई 25 साल की उम्र तक गुजारा अलाउंस की अदायगी डिप्टी कमिश्नर मुतल्लिका ज़िला करेंगे, जिसके लिए इश्तिहार हाजा में दिए गए नमूना के मुताबिक अहल अफराद अपनी दरख्वास्तें अपने ज़िला डिप्टी कमिश्नर को इश्तिहार की इशाअत से 1 माह के अंदर पेश करेंगे। दरख्वास्त के अमरा मंदरज़ेल दस्तावेज़ात शामिल की जाएँ। मैं ये आगे तफसीलात हैं, जिस मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं इन पूरी तफसीलात को पढ़ सकूँ, लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर और रेवेन्यू बोर्ड ने ये जो बेहतरीन इकदाम किया है और इसकी जो तफसीलात बजरिया इस इश्तिहार आवाम की आगाही के लिए जो इस वक्त नशर किया है, मैं ये चाहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर हज़रात भी बिलखसूस ये नीलम वैली और ये जो कोटली और इस इलाके के जहाँ भी फायरिंग हो रही है और हमारे लोग शहीद हो रहे हैं या वहाँ ज़ख्मी हैं या बेवाएँ हैं या यतीम बच्चे हैं, उन लोगों से डिप्टी कमिश्नर अपने तहसीलदार और अपने पटवारियों के जरिए भी रब्ता कर सकें। उनको तो पता है कि कितने गेहूँ तबाह हो गए, कितने घर तबाह हो गए और उनका डिटेल्स क्या है, डाटा क्या है। कई लोग पढ़े लिखे हैं, कई लोग आपसे रब्ता करेंगे, कई नहीं कर सकेंगे, तो उन तक पहुँचना हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर की जिम्मेदारी है कि वो लोग जाएँ और वो जाकर इन लोगों से रब्ता करें और आइडेंटिफाई करें और ऑनेस्ट बेसिस पर ये लिस्टें मरतब करके तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर के उस रेवेन्यू बोर्ड तक पहुँचाएँ, ताकि इन लोगों को 3,000 रुपया माहाना मिल सके। और ये 3,000 रुपया मैं समझता हूँ कि बड़ा पहले से मिलना चाहिए था, लेकिन फारूक कादर साहब की गवर्नमेंट में ये जो इकदाम लिया गया, ये कदम बढ़ाया गया है। हम ये समझते हैं कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ज़्यादा अहम तरीन प्रोग्राम ये प्रोग्राम है कि जिसके जो लोग हकदार हैं या कश्मीरी जिसके लिए बेस कैंप बनाया गया था, वो असल में यही लोग कि इस आज़ादी इस जंग में जो लोग पीछे रह जाते हैं उनकी कफालत का जो जिम्मेदारी है वो रियासत की है। और रियासत ने इस वक्त जो पहला कदम के तौर पर आगे उठाया है, इसकी कंटिन्यूएशन, इसको जारी और सारी रखने के लिए मैं डिप्टी कमिश्नर हज़रात जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे गुजारिश करूँगा और रेवेन्यू बोर्ड के जो इस वक्त जो आला जो ऑफिसरान हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो ऑनेस्ट बेसिस पर कोशिश करें कि उन तक फरिश्तें पहुँच सकें और हकदार को हक उन तक पहुँच सके। नाजरीन, इसी के साथ मैं ये चाहूँगा कि एक वीडियो आपके इल्म में लाऊं कि एक खातून है जिसका गेहूँ जिसका वो सारा कुछ तबाह हो चुका है और वो अपने वीडियो इंटरव्यू में अपने आइंदा आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से किस कदर फिक्रमंद है और वो दुनिया से और आपसे क्या मुतालबा कर रही है, वो क्या कहती है, ज़रा सुनिएगा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵਤਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਅਸਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਬਾਜੂ ਸਾਂ, ਨਾ ਸੇ ਮਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। किस पास ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੰਗੇ ਅਸਮਾਨ ਤਲਾ ਅਸੀਂ बैठे थे। अगर सब लोग मुसलमान ना सन तो वास्ते केड़ी ज़्यादा है, हर ज़्यादा असां वास्ते, हर वक्त फायरिंग असां वास्ते, हर चीज़ असां वास्ते। ਅਸੀਂ क्या कर सकते इस मिनट में? ਅਸੀਂ निक्के निक्के बच्चे किस पास खर्चो जुलसा ਅਸੀਂ किस पास असां कोई गवर्नमेंट वतन दसा ਅਸੀਂ ਨੂੰ निकल सो बेशक असां पहाड़ियां ते बालन किसी पहाड़ी तो संभाल मैं मिल के छोड़ कर नसते हैं। असां कोई खरीदने की कोई गुंजाइश भी नहीं रही। इस्तेमाल है इसके ये हमारा मकान नाल पीछे है, बिल्कुल खत्म है, ऐसी चादर खत्म है, अंदरों ही खत्म है, मकान खत्म है। तकरीबन 7-8 डंगरन वाले उनका कार है बिल्कुल खत्म हो गया। कोई बाल नहीं, लकड़ नहीं, कुछ नहीं, कहानी खेने पीने की चैशा सारियां खत्म हैं। कुल छरे बेच लग लगा क्या करसी बंदा किस पास जुलसी। ये किससे मकान से सारे ए माँ हमारे मकान से ना ले जी। नाज़रीन, ये खातून थी और इसका जो अपना जो इसका जो सारी ज़िंदगी की जो इनके गांव थे या इनका इस खातून का जो अपना घर था या अपने कबीले के घर थे, उस हवाले से ये किस कदर मुतफ़िक्र है और गवर्नमेंट से क्या क्या मुतालबात कर रही है। मैं तो ये चाहता हूँ और समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को तमाम जो अपनी मसरूफियात हैं उन्हें एक तरफ रख कर तो ख़ुद या सीनियर मिनिस्टर साहब
अगर इनके गाँव में जाते और इन लोगों से बैठते, इनके जो इनकी तारीफ कल्ब के लिए अगर चंद मिनट चंद घंटे गुजार लेते तो ये एक बहुत बड़ा इकदाम होता है। ये लोग वहाँ डिस्टर्ब है जिनके यहाँ 24 घंटे और इस फिक्र में कि अभी गोला आया, अभी फायर आया, पता नहीं मेरा बच्चा बाहर निकला तो वापस आएगा या नहीं आएगा, और हम कहाँ जिंदा रहें, किस तरह सांस लें। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि रियासत को बड़ी अहम तरीन जिम्मेदारी उनके ज़िम्मा है, और इसकी अदायगी में अगर वो कहीं कोताही कर रहे हैं तो जनाब वज़ीर आज़म साहब, हम ये चाहते हैं और आपसे हाथ बंद कर ये गुजारिश करेंगे कि आप इन इलाकों को और इन लोगों को प्रायोरिटी नंबर 1 पर रखें। तो मैं ये समझता हूं कि आप 5 साल में जहां भी कहीं नेग्लिजेंसी भी हुई है तो इस अभी जो खिदमत करेंगे वो आप सारी कमियां दूर कर लेंगे। इसी के साथ नाज़रीन, पिछले दिनों रावलाकोट में एक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक बड़ा वहाँ एक इजलास हुआ, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अभी हाल ही में जो सदर बने गए हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो वहाँ तशरीफ़ ले गए और उन्होंने कश्मीर के हवाले से जो गुफ्तगू फरमाई वो एक बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू है। और वहाँ इनका जो रेजोल्यूशन है वो गलगित बल्तिस्तान के हवाले से है कि इसको यानी उनका ये ख्याल है कि गलगित बल्तिस्तान को सूबाई दर्जा नहीं मिलना चाहिए या इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि गलगित बल्तिस्तान के साथ हम आज़ाद कश्मीर के लोग गुज़श्ता 73 सालों से जो ज़्यादती और जुल्म कर रहे हैं, इस बेस कैंप वालों ने उनको खुद जिस तरह अलहदा किया और अपनी गवर्नमेंट की जो एक्सेस थी उन तक नहीं पहुंचाई, उनको अपने साथ शामिल करके अपनी गवर्नमेंट का हिस्सा 73 सालों में नहीं बनाया और उनको एक एफसी के हवाले कर दिया, एक कमिश्नर के हवाले कर दिया, और कमिश्नर उनका 70 साल से निज़ाम चलाता रहा। भला हो उस वक्त पीपल्स पार्टी का उनके जो अपने जरदारी साहब थे या गिलानी साहब थे, उन्होंने एक मैकेनिक्स जो थे, एक उनका फ्यूचर के हवाले से, उनकी असेंबली के हवाले से एक प्रोग्राम इवॉल्व किया और उस हवाले से थोड़ी सी फैसिलिटेशन उन तक पहुंची, और अब वहाँ उनको एक अबूरी सूबा या उस करारदाद यूनाइटेड नेशन की करारदादों के उनके स्पिरिट के मुताबिक अब वो जो सूबाई स्टेटस उनको मिल रहा है, तो मेरा ख्याल है उनको मिलना चाहिए। और उनके जो हुकूक जो पामाल हुए हैं उनकी कंटिन्यूएशन किसी भी नुक्ता नज़र से अब उनको कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए, उनको अपने हुकूक मिलना चाहिए। कश्मीर की लीडरशिप और हमारी ये तकरीरें और हमारी ये करारदादें कश्मीर की आज़ादी के लिए 1 इंच न आगे कोई फ़ायदा दे सकी, न आइंदा दे सकेंगी, जब तक कि हम तमाम कश्मीरियों ने बंदूक उठाकर जिस तरह 47 में हमने जहाद का आगाज़ किया था, जब तक वो हम नहीं करेंगे, उससे हटकर तकरीरों से और इनकी करारदादों से और इस किस्म के जुलूस निकालने से कुछ भी नहीं होगा। हमने अमली तौर पर अगर कुछ न किया तो यकीनन ये बाकी सारी ऐसे ही तक आमदन नशस्तम बर्खास्तों वाली है। नाज़रीन, आज का हमारा ये वक्त चूँकि ख़त्म हुआ, हम इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते फिर हाज़िर होंगे, और उस वक्त तक के लिए आप अपना और अपने साथ रहने वालों का ये ख्याल रखिएगा। कोरोना इस वक्त बहुत फैल चुका है और मास्क के बग़ैर और हुजूम में आप लोग जो जाते हैं, जो जलसों में आप जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदकशियाँ करें और आप लोग तबाह हो, बर्बाद हो, इससे आपकी नस्लें ख़त्म हो जाए, तो फिर कंटिन्यू रखें, अदरवाइज़ आप अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा हफ्ते तक हम इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़।